हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को राज्य की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आते ही साफ हो जाएगा कि राज्य की बागडोर किसके हाथों में जाने वाली है। यानी एक बार फिर 4 तारीख बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसी सियासी गहमा गहमी के बीच हरियाणा चुनाव से पहले राज्य में कई मुद्दे छाए हुए हैं और ये सभी मुद्दे बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। इसमें स्थानीय मुद्दों के अलावा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, जिनसे पूरा देश ही परेशान दिखाई दे रहा है। तो हरियाणा में इस बार के चुनाव में जो मुद्दे डालेंगे बड़ा असर, उन पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनावों की। लोकसभा चुनाव के नतीजों में तमाम राज्यों में बीजेपी को हार मिली तो हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा। देखा गया कि बीजेपी को जाट समुदाय के प्रभाव वाले इलाकों यानी सोनीपत, रोहतक, हिसार में नुकसान झेलना पड़ा। इसकी अहम वजह किसान आंदोलन, महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन अग्निवीर को माना गया। इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य में बीजेपी की वोट शेयर में गिरावट देखने को मिली। अब विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर ये मुद्दे सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें सबसे ताजा मुद्दा है विनेश फोगाट का। ये जग जाहिर है कि ओलंपिक और तमाम खेल आयोजकों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से ही निकलते हैं। यानी खेल और खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा की अपनी अलग पहचान है और इसीलिए इसका राज्य की राजनीति पर भी सीधा असर पड़ता है। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ और इधर विनेश फोगाट भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश का स्वागत किया और विनेश के रोड शो में शामिल हुए। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में अपने फाइनल मुकाबले से पहले सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था। इसीलिए विनेश का रोड शो एक तरह से हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी रहा, क्योंकि ऐसा करके कांग्रेस ने यह संदेश दिया कि हर कदम पर वो राज्य के खिलाड़ियों के साथ हैं। विनेश की वापसी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिससे राज्य में एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश जरूर गया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस बात से अनजान है कि कांग्रेस को खिलाड़ियों के साथ राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। इसीलिए 15 अगस्त को ओलंपिक विजेताओं से मुलाकात के वक्त पीएम ने विनेश फोगाट का नाम लेकर नुकसान को कम करने की कोशिश भी की। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमेशा अपडेट रहने वाले पीएम मोदी ने विनेश को तब फोन क्यों नहीं किया जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। तब उन्हें फोन कर ये सांत्वना क्यों नहीं दी जो अब दे रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि जब विनेश के समर्थन में कांग्रेस आई तो पीएम ने वोट बैंक के लिए विनेश का नाम ले लिया ताकि कोई उन पर सवाल न उठा पाए। और जब वे हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए तो उन्हें खिलाड़ियों की नाराजगी का सामना भी न करना पड़े। हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ बीजेपी ने दिल्ली में जो किया था, इसे हरियाणा की जनता नहीं भूली है। बता दें कि धरने के दौरान विनेश फोगाट की दिल्ली पुलिस के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की हुई थी। तब कांग्रेस और महिला पहलवानों के समर्थकों ने कहा था कि विनेश के साथ बीजेपी के इशारे पर बदसलूकी हुई थी। इस बार जब विनेश फाइनल में पहुंची थी तो ये तस्वीर एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दरअसल इस बार हरियाणा में चुनावी मुद्दा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि किसान आंदोलन भी रहा है। हरियाणा में किसान आंदोलन की वजह से भी राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म रहा था, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान बीजेपी के नेताओं को किसानों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। हरियाणा में किसानों के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक किसानों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए प्रदर्शन किया था, तो इस दौरान बीजेपी हरियाणा में एक भी राजनीतिक आयोजन नहीं करा पाई थी। यहां तक कि पार्टी संगठन की बैठक तक नहीं करा सकी थी और किसानों की नाराजगी की झलक बीजेपी को लोकसभा चुनावों में मिल गई थी। सिरसा, हिसार, अंबाला, रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और इसके पीछे किसानों के वोटों की ताकत को माना जा रहा है। जबकि अगर इससे पहले की लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के अंतर को देखें तो विधानसभा चुनाव 2014 में मिली सीट कांग्रेस को 15 जबकि बीजेपी को 47। लोकसभा चुनाव में 2014 में मिली सीट कांग्रेस को 1, बीजेपी को 7। इसी के साथ बात अगर विधानसभा चुनाव की करें तो 2019 में मिली सीट में कांग्रेस को जो है 31 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को 40 सीट मिली। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को 0
सीट मिली थी जबकि बीजेपी को 10। लोकसभा चुनाव 2024 में ये जो अंतर है काफी ज्यादा बड़ा हुआ और इसमें कांग्रेस को 5 जबकि बीजेपी को 5। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इसके बारे में पहले से पता नहीं था। लोकसभा चुनावों से पहले ही हरियाणा की खुफिया एजेंसी ने सरकार को किसान आंदोलन के बारे में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला संसदीय क्षेत्रों में किसान आंदोलन फैक्टर का असर दिख सकता है, क्योंकि हिसार और सिरसा में तो किसानों ने खुले तौर पर भाजपा और जेजेपी नेताओं का विरोध किया और उन्हें गांव तक में घुसने नहीं दिया। लोकसभा चुनावों के परिणाम भी खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर मोहर लगा रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी इससे सबक नहीं सीख रही है और किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन का न सिर्फ मुद्दा उठाया था बल्कि उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की झोली में 5 सीटें आई थी और इसी रणनीति पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में किसानों ने बीजेपी को ये बता दिया कि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, तो दूसरी तरफ ये संकेत दे दिया कि ये तो शुरुआत है, आने वाले विधानसभा चुनावों में हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में युवा भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की तरह देश की रक्षा में हरियाणा के युवा देश की रक्षा में काफी संख्या में जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना की, जिसने उन युवाओं का सपना तोड़ने का काम किया जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अग्निपथ योजना ने उन युवाओं के सपने, उनके जज्बात को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए बताया कि जब से अग्निपथ योजना आई है तब से स्टेडियम खाली हो गए हैं। हरियाणा में हर साल 5,500 युवा देश की सेनाओं में स्थायी नौकरी के लिए चुने जाते थे, लेकिन अब अग्निपथ योजना लागू होने के बाद अब तक सिर्फ 900 युवाओं ने ही स्वयं को अग्निवीर बनने के लिए आगे किया। इसमें भी 4 साल की सेवा अवधि पूरी होने के बाद 25% यानी सिर्फ 225 युवा ही पक्का होने के लिए पात्रता में आएंगे। युवा अब डोंकी के रास्ते विदेश में पलायन करने की सोच रहे हैं। ये बहुत ही संकट वाली स्थिति है। अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान की, हरियाणा में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 हो गई हैं, जबकि वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 98.20% से घटकर 40.11% हो गया है, जो दिखा रहा है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे हैं, दरअसल इस योजना का युवा शुरू से ही विरोध करते रहे हैं और ये नाराजगी सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक दिखी, क्योंकि अभी तक जहां बीजेपी का राष्ट्रवाद का नारा इन युवाओं को काफी प्रभावित करता था, लेकिन अचानक लागू हुई अग्निपथ योजना ने इन युवाओं को झटका दिया और नतीजों में इनकी नाराजगी का असर भी दिखा। भले ही बीजेपी की तरफ से अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाए जाते रहे हों, लेकिन कई रिटायर्ड फौजियों के साथ ही विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। जिन राज्यों से बड़ी संख्या में युवा फौज में जाते हैं, उन राज्यों के नतीजों ने बता दिया कि वो बीजेपी की इस अग्निवीर योजना से खुश नहीं हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को इसका जवाब देने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इस बार हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस बाजी मारेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।